गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 का एक न्यू लेक्चर लेके आए। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था। उनके कुछ नेम थे, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। आज हम लोग डायामैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे, होता क्या है, और उसके पीछे के कोज को जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बातों को समझो बेटा कुछ। जैसे सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे व्हाट इज द डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक सबस्टेंस आपके पास क्या होता है। तो हमने लास्ट टाइम भी यही आपके पास डिक्लेरेशन दिया था कि अगर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस सेशन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है हायर, तो हायर इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये है लोअर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हम ऐसा फील्ड डेवलप कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बना होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर होगी, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, और इस पोर्शन के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा बेटा, कम होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है, कम है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ जहां पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने क्या किया, एक डायामैग्नेटिक सबस्टेंस ले लिया। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस कौन कौन से, जैसे कॉपर है, जिंक है, Sb, बिस्मिथ, Hg, H2, N2, Au, Ag, एयर, वाटर और डायमंड। ये सारे कौन से मटेरियल है बेटा, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस आपके पास है। जैसे ही डायामैग्नेटिक सबस्टेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो इस सबस्टेंस की जो मूव करने की टेंडेंसी होगी वो होगी हायर टू लोअर। इसका मतलब वो हायर मैग्नेटिक फील्ड से तो रिपेल होगा और लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। या ऐसे बोला जाएगा कि द डायामैग्नेटिक सबस्टेंस डिस्प्लेस फ्रॉम हायर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जिन पार्टिकल में ऐसा नेचर होगा उनको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, और उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डाईमैग्नेटिज्म आपके पास बोला जाता है। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं, सच सबस्टेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सबस्टेंस जिनको जब कहां रखा जाता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, गेट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस का मतलब मूव करते हैं, फ्रॉम हायर इंटेंसिटी से किधर, लोअर इंटेंसिटी की ओर, मतलब कि हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब दे गेट रिपेल्ड बाय एंड गेट मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं बेटा, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। पास आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, इनको डायमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं और इनकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा, डायमैग्नेटिज्म बोला जाता है। एग्जांपल याद रखना, क्योंकि रास्ता बोर्ड के अंदर इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। जैसे बोल देगा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के कोई 2 एग्जांपल आप डिक्लेयर करें, तो ये सारे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। या फिर क्या बोल देगा कि 6-7 एग्जांपल दे देगा और बोलेगा इसमें से सेपरेट आउट करो कि कौन से एग्जांपल डायमैग्नेट के हैं, कौन से आपके पास पैरामैग्नेट के हैं और कौन से फेरो के हैं। तो इन पे एक बार सब पे नजर जरूर मार लेना ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा डायमैग्नेट का आपके पास एग्जांपल है। अब हमें ये जानना है कि ये जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है, इसमें ये डायमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्यों आया, क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, क्यों इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि ये हायर मैग्नेटिक फील्ड से कहां जाना चाहते हैं बेटा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड पे जाना चाहते हैं। इसके पीछे आपके पास एक एटॉमिक रीजन दिया गया है और वो रीजन क्या है उसी को हमें समझना है बेटा। अब ध्यान दो, आपके सिलेबस में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही आपको दी जाएगी। एडवांस हमें वैसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल लेक्चर है आपके पास। हमें जानना क्या है, आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भरा ही होगा 11th के अंदर, केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं पहले ऐसे फिल करते हैं, फिर जब और इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उनको इस तरह से फिल किया जाता है। तो आपने देखा कि एक जो शेल है
उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों को फिल किया गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और उनको फिल करने का नेचर कुछ इस तरीके से है। तो ये जो सिंबल आपने बनाया है ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन ये देता है कि आपके पास मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है और ये उसका एक क्या है? ऑर्बिट है, और हम ये मान रहे हैं कि इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक चीज बता देता हूं कि जो डाईमैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो उन सबस्टेंस में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है जिसके लोअर ऑर्बिट या हम बोले लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में बेटा? पेयर, या बोला जाए कपल के फॉर्म के अंदर आपके पास होंगे। अब ऑब्वियसली बात है जब पेयर बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो सम ही होगा। तो मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि इसका ये लास्ट ऑर्बिट है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर आपके पास है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में आप 2 चीज जानते हो कि एक तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे क्या करता है? मूव करता है। ये सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे से रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट। देखिए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन 2 तरीके से होता है, एक तो उसका सर्कुलर मोशन और एक उसका स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्या करते हैं? स्पिन। जैसे आपको पता है कि हमारा जो सौर मंडल है आपके पास, उसका सोलर सिस्टम है, सेंटर में कौन है? सन है। और ये मान लेते हैं हमारे अर्थ का क्या है बेटा? रोटेशनल एक्सिस है या उसका ये सर्कुलर पाथ है। तो अर्थ 2 तरीके से रोटेट करती है, एक तो सन के अराउंड रोटेट करती है, ये तो हो गया इसका ऑर्बिटल मोशन या सर्कुलर मोशन, और दूसरा वो अपने एक्सिस पे इस तरह से स्पिन भी करती है, जैसे बॉल स्पिन करता है ना ऐसे। तो ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से क्या कर रहा है बेटा? स्पिन भी कर रहा है। उसको बोलते हैं हम लोग आपके पास स्पिन मोशन ऑन एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी भी ऐसी है, ये भी क्या करते हैं बेटा? अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, बट इनके स्पिन करने की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है बेटा? अपोजिट होती है। इसका मतलब यही टेंडेंसी थी। देखो हमने 2 डायरेक्शन बताई, एक ऐसे और एक इस तरीके से। अब ये दोनों सिंबल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या रही होगी बेटा? अपोजिट रही होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मतलब कि कैसे स्पिन कर रहा है? अपने एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करेगा बेटा? क्लॉकवाइज। ये मैंने जेन्युइनली कंसीडर कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर रहा है? स्पिन करेगा। अब देखो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, स्पिन कर रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी? v। इसका कुछ रेडियस होगा, कितना? r। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन पता है। एक तो मुझे इसका चार्ज पता है, कितना है? e है। एक उसका रेडियस पता है r, और दूसरा उसके स्पिन करने की वेलोसिटी पता है। जब ये तीनों चीजें हमें पता होती है तो हमने क्या कैलकुलेट किया था बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वो था हाफ EV/r के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन चाहे से यहाँ स्पिन करे चाहे से यहाँ पे स्पिन करे, इन दोनों स्टेज के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और उसके रेडियस में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डेट मीन हम बोल सकते हैं कि ये हाफ E और R तो हमेशा कैसी क्वांटिटी रहने वाली है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आपके पास जो मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन आपके पास। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट है। एक का मोमेंट अगर हम डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे तो दूसरे का मोमेंट कैसा होगा? अपवर्ड। सर इन दोनों का मोमेंट अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इनके स्पिन करने की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इनके जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? अपोजिट होंगे। ये इसका रीजन बन रहा होगा हमें। अब एक चीज बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का रेडियस अभी सेम होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम होगी, तो इनका डाइपोल मोमेंट भी क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दोनों का सेम है। तो हम बोलेंगे ये एक एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? स्पिन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसने कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया? कैपिटल M।
इसने भी कितना किया, कैपिटल M, पर डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो हम बोलेंगे दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस एटम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, 0 है। इस वजह से ये अभी आपके पास मैग्नेटाइज नहीं है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं आती। बट जब आप इसी एटम को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B, और डायरेक्शन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इनसाइड ऑफ प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसी एटम को हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये आपके पास है, ये इलेक्ट्रॉन है जो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहे हैं बेटा, स्पिन कर रहे हैं। अब होगा क्या, होगा ये एक साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे। कौन से साइंटिस्ट आएंगे वो सुनो, वो साइंटिस्ट होंगे बेटा लेंज। कौन होंगे, लेंज लो। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये लेंज लो क्या है, तो इसको अभी मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं करने वाला हूँ। ये लेंज लो हम लोग चैप्टर 9 में, जस्ट इसका अगला लेक्चर आएगा उसमें बहुत डिटेल से है, और आपके इसको जब बुक में एक्सप्लेन किया गया है तब आपके लेंज लो को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, वहां पे भी केवल ये बात बोल दी गई है अकॉर्डिंग टू लेंज लो। अकॉर्डिंग टू लेंज लो हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन, जिस इलेक्ट्रॉन का मोशन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था उसकी वेलोसिटी तो कम होगी। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का मोशन इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के डायरेक्शन में था तो इसकी वेलोसिटी तो क्या हो गई, कम, और जिसका मोशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में था उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, ज्यादा। क्या लिखोगे आप लोग भी, अकॉर्डिंग टू लेंज लो। अकॉर्डिंग टू लेंज लो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में क्या हुए बेटा, चेंजेस हुए। एक इलेक्ट्रॉन का मोशन या हम बोले उसकी वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई और दूसरी क्या हो गई, ज्यादा। बस इतनी सी बात याद रखना, ज्यादा किसकी होगी, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ज्यादा उसकी होगी जो किस डायरेक्शन में हो बेटा, अपोजिट। केवल इतनी सी बात हमें यहाँ याद रखनी है। ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका डाइपोल मोमेंट, जैसे कि ये है तो डाइपोल मोमेंट इसका तो बढ़ेगा और इस वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, कम होगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो बड़ा हुआ डाइपोल मोमेंट है इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से ये इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं बेटा, अपोज करते हैं। इसी टेंडेंसी की वजह से ये आपके पास हायर मैग्नेटिक फील्ड टू कहां जाना चाहते हैं बेटा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करना चाहते हैं, या ऐसा बोला जाएगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये एटम मैग्नेटाइज हो जाता है। बात समझ में आई मेरी? तो देखो ये बात जो यहाँ लिखी गई है ना कि दे गेट रिपेल। रिपेल क्यों होते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। गेट मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें होगी उनको क्या बोलेंगे बेटा, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस। अब आपसे एक बोर्ड में क्या पूछा जाता है कि डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस के पीछे का कोज क्या है, वो कोज बताना है। तो उस कोज को आप 2 स्टेप के अंदर क्या करोगे बेटा, राइट डाउन करोगे। पहला स्टेप क्या बताओगे, किस थ्योरी के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे क्या पता लगा कि जिन एटम में इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ पेयर होते हैं, मतलब कि पेयर के फॉर्म के अंदर आपके पास होंगे, उसके अंदर डाईमैग्नेटिज्म का नेचर हमें मिलेगा। होगा क्या कि इनिशियल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके स्पिन करने की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी, तो जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0। लेकिन जैसे ही इस एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वेलोसिटी डिक्रीज होती है और दूसरे की क्या होती है, इंक्रीज, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने माना, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज। एक का बढ़ा दूसरे का कम हुआ, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए ये अपोजिशन का नेचर शो करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तो जब कॉपी में लिख रहे हो तो डायमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन लिखना, ये दोनों डायग्राम वहां फॉर्म करना, और उसके बाद मैं एक वीडियो यहाँ पे आगे ऐड करूंगा, उसके अंदर किस तरीके से लिखा जाएगा वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज आपको राइट डाउन करनी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जो अभी हमने पढ़ा उसको कॉपी में कैसे लिखना है बेटा, उसके लिए मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा बेटा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को स्टडी किया। डेफिनेशन क्या दी थी, सच सबस्टेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हायर इंटेंसिटी टू लोअर इंटेंसिटी, दे आर रिपेल्ड बाय गेट मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। मतलब कि जब आप उसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो हायर इंटेंसिटी से किधर जाते हैं, लोअर इंटेंसिटी की ओर मूव करते हैं। इसका मतलब वो मैग्नेटाइज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या बोले मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ऐसे सबस्टेंस को क्या बोला जाता है बेटा, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। और इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं बेटा, डाईमैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल था Cu, Z, Sb, Be, Hg, S2, N2, Au, Ag, एयर, वाटर एंड डायमंड। अब हमें एक्सप्लेनेशन देनी थी किसकी बेटा, डाईमैग्नेटिज्म की। तो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सबस्टेंस कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। किसके थ्योरी पे एक्सप्लेन किया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। Such properties found on those substances in whose atom or molecule the electron are in coupled state। ये प्रॉपर्टी उन सबस्टेंस के अंदर मिली हमें जिसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो कौन से स्टेट पे थे बेटा, कपल्ड स्टेट में थे, मतलब कि पेयर में थे। ईच कपल रिवॉल्व इन वन इलेक्ट्रॉन इज अगेंस्ट द रिवोल्यूशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका रिवोल्यूशन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। विच इलेक्ट्रॉन इन द कपल कैंसिल आउट ईच अदर, जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना मिलेगा बेटा, 0। ये तो तब है जब आपने उस एटम को किस में नहीं रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये वाला केस था, यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेट हो रहा था एम नेट, वो कितना निकल के आ रहा था बेटा, 0। व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया, देन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सर्कुलर प्लेन की क्या है बेटा, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, जो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ कपल अपोजिट। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ऑन अकाउंट टू डिक्रीज और इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक की तो एंगुलर स्पीड या स्पीड इंक्रीज होगी, और उसी के रेस्पेक्ट में दूसरे की क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो इक्विवेलेंट करंट एंड करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो चेंज। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। विच इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान देना, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट आया ये किसकी वजह से है बेटा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है। कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, अब एक का तो बढ़ गया दूसरे का कम हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते आपके पास। मोमेंट इंड्यूस्ड इन द एटम हुज डायरेक्शन इज
अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इनका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा और जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अगेंस्ट होगी बेटा, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट होगी। हैंस द सबस्टेंस गेट मैग्नेटाइज समवॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सबस्टेंस है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीमैग्नेटाइजेशन को एक्सप्लेन करें तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी बेटा। आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।